A very good morning, students. Myself Sanju Kawar, lecturer electronics engineering. Students, today we are going to discuss design analysis of RC coupled amplifier for given parameters. यानी कि आज हमें RC coupled amplifier की डिज़ाइनिंग करनी है. डिज़ाइनिंग मीन्स होता है कि आप उसके सर्किट में जो इसके कंपोनेंट्स लगेंगे उनकी क्या वैल्यू होगी, तो हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे. फॉर गिवन पैरामीटर्स, आपको कुछ पैरामीटर्स गिवन है, उनके बेसिस पे आप दूसरे पैरामीटर्स की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट अस सी आरसी कपल्ड एम्पलीफायर. तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक कॉमन एमिटर आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के बारे में, इसका सर्किट. तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कॉमन एमिटर आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है, क्योंकि जो कपलिंग हो रही है वो रजिस्टर एंड कैपेसिटर के थ्रू हो रही है, इसलिए इसको आरसी कपल्ड एम्पलीफायर कहा गया है. अब देखिए, सबसे पहले हमने एक ट्रांजिस्टर लिया है यहाँ पे कॉमन एमिटर मोड में, Q1 ट्रांजिस्टर. अब इसकी बायसिंग के लिए हमने दो रजिस्टर यूज़ किए, R1 एंड R2. R1 एंड R2 क्या है? बायसिंग रजिस्टर्स, जो इसको बायस प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे सर्किट को, ताकि ये ऑपरेटिंग रीजन में अच्छे से काम कर सके. फिर है यहाँ पे RC कलेक्टर रजिस्टर, RE एमिटर रजिस्टर. अब जो आउटपुट हम ले रहे हैं वो एक कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू ले रहे हैं, सी आउट के थ्रू. RE के पास हमने बाईपास कैपेसिटर CE यूज़ किया है. अब हम इनपुट जो अप्लाई कर रहे हैं वो भी एक कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू पास कर रहे हैं इनपुट को. जो Vin है, इनपुट वोल्टेज है, वो सीन के थ्रू पास होकर ट्रांजिस्टर Q1 के बेस पे जा रहा है. तो ये सीन यहाँ पे क्या कर रहा है? ये सीन यहाँ पे जो भी DC सिग्नल्स हैं उनको ब्लॉक कर रहा है. तो कोई भी इनपुट में DC होगी तो वो उसको ब्लॉक कर देगा, ताकि वो क्या करे, ओवरऑल सर्किट का बायसिंग चेंज ना करे, क्योंकि हमने ऑलरेडी बायसिंग कर रखी है यहाँ पे, तो सर्किट की बायसिंग को चेंज ना करे. तो कैपेसिटर सीन क्या है? DC कपलिंग कैपेसिटर है. कोई भी कपलिंग विच ब्लॉक्स एनी DC कंपोनेंट इफ प्रेजेंट इन द इनपुट सिग्नल फ्रॉम रीचिंग द Q1 बेस. अगर कोई भी DC वोल्टेज सिग्नल आ जाता है तो वो बायसिंग कंडीशंस को इफ़ेक्ट करेगा और एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस को भी इफ़ेक्ट करेगा. R1 एंड R2 क्या है? R1 एंड R2 मैंने आपको बताया जैसे कि बायसिंग रजिस्टर है. ये ट्रांजिस्टर के Q1 के बेस पे लगाए हुए हैं, ताकि ट्रांजिस्टर जो है उसको नेसेसरी बायस वोल्टेज मिले और वो हमेशा एक्टिव रीजन में ऑपरेट करे. द रीजन ऑफ ऑपरेशन वेयर द ट्रांजिस्टर इज कम्प्लीटली स्विच्ड इज कॉल्ड कट ऑफ रीजन, and the region of operation where the transistor is completely switched on is called saturation region. in between का जो रीजन होगा वो कौन सा होगा? एक्टिव रीजन. तो एक्टिव रीजन में काम करने के लिए क्या ज़रूरी है कि बायसिंग प्रॉपर हो. अब हमें पता है कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए, जो कि इसका नी वोल्ट है, कट इन वोल्टेज है. ठीक है, ये हमें इनपुट सिग्नल से मिल जाएगा. So parts of input waveform with amplitude less than 0.7 will be absent in the output waveform. अब जो हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, तो जब तक 0.7 तक मेरा इनपुट नहीं पहुंचता है तब तक ट्रांजिस्टर कट ऑफ रहेगा और वो पोर्शन कट जाएगा. यानी आपके पास साइन वेव है, सपोज 0 से स्टार्ट होती है, 0.7 वोल्टेज तक जब तक वो जाएगी, जब तक ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा, तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा. तो हम नहीं चाहते कि ये पोर्शन कटे, इसलिए हम ट्रांजिस्टर को यहाँ पे बायसिंग कर रहे हैं. ठीक है. In the other hand, if the transistor is given with a heavy bias at the base, it will enter into saturation and behave like a closed switch. The voltage across collector and emitter will be 0.2 volt at this condition. That is why proper biasing is required for the proper operation of transistor amplifier. अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा. ये डायग्राम देखिए, BJT का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है यहाँ पे. तो यहाँ पे आप देख रहे करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो ऊपर वाला पॉइंट है सैचुरेशन है, क्योंकि यहाँ पे जाके क्या हुआ, आप कितना भी वोल्टेज लगाएंगे करंट इज़ कांस्टेंट, करंट सैचुरेट हो गई है. सबसे नीचे की तरफ एक्स एक्सिस पे जो लाइन देखिए आप, यहाँ पे क्या है, कट ऑफ, करंट इज़ ज़ीरो. आप कितना भी वोल्टेज अप्लाई करो करंट ज़ीरो रहेगा. तो इन दोनों पॉइंट्स के मिडल में जो पॉइंट्स आते हैं बीच में, वो है एक्टिव रीजन के पॉइंट्स. तो हमें हमारे ट्रांजिस्टर को ऐसे बायस करना है कि वो हमेशा एक्टिव रीजन में रहे, तो आपको सैचुरेशन और कट ऑफ में ना जाए. अब सी आउट के बारे में डिस्कस करते हैं.
जो फिगर सबसे पहले हमने देखा था आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का जो आउटपुट है, हम किसी और स्टेज को अगर दे रहे हैं या कहीं भी दे रहे हैं तो आउटपुट भी सी आउट के थ्रू पास हो रहा है। तो ये सी आउट क्या कर रहा है, सी आउट इज द आउटपुट डीसी कपलिंग कैपेसिटर। It prevents any DC voltage from entering into the succeeding stage from the present stage. If this capacitor is not used, the output of the amplifier will be clamped by the DC level present at the transistor collector. इसका मतलब है अगर आपने सी आउट को यूज़ नहीं किया तो क्या होगा, तो आपके आउटपुट में क्लैम्पिंग हो जाएगी। क्लैम्पिंग मीन्स है डीसी लेवल की शिफ्टिंग होना। तो जितना डीसी प्रेजेंट होगा उतने लेवल की शिफ्टिंग हो जाएगी, आउटपुट आइदर ऊपर हो जाएगा या फिर नीचे हो जाएगा। क्लैम्पिंग मीन्स शिफ्टिंग ऑफ डीसी लेवल। अब आरसी इज द कलेक्टर रजिस्टर एंड आरई इज द एमिटर रजिस्टर। Values of RC and RE are so selected that 50% of VCC gets dropped across the collector and emitter of the transistor. अब आप RC और RE की वैल्यू को इस तरह सेलेक्ट करेंगे कि आपका जो VC का 50% पार्ट है वो कलेक्टर और एमिटर के अक्रॉस ड्रॉप होना चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा कि आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो हमेशा सेंटर में लाई करेगा। ये अगर हम ऐसे इसको 50% रखते हैं तो ये इंश्योर करता है कि आपका ऑपरेटिंग पॉइंट हमेशा लोड लाइन के सेंटर में रहेगा। 40% जो VCC का ड्रॉप है वो RC के अक्रॉस होगा, बाकी 10% RE के अक्रॉस। तो टोटल VC का ड्रॉप हो गया। वापस दोबारा बता देती हूँ आपको, 40% ड्रॉप जो है RC के अक्रॉस, 10% ड्रॉप RE के अक्रॉस और बाकी बचा हुआ 50% जो है वो कलेक्टर एंड एमिटर के अक्रॉस। तो इस तरह से ड्रॉप होने से अगर आप इस तरह से डिज़ाइनिंग करते हैं तो इसमें क्या होगा, आपका जो है ऑपरेटिंग पॉइंट हमेशा सेंटर में रहेगा, बायसिंग में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम जनरली क्या करेंगे, RE के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है 10% ऑफ VCC रखेंगे। जीरो सिग्नल लेवल पे क्या होगा, केवल क्वोशंट करंट जो है आपका जो बायसिंग रजिस्टर्स के थ्रू डिसाइड हुआ है केवल वही फ्लो होगा। दिस करंट इज अ डायरेक्ट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड few milliamperes and CE does nothing. When input signal is applied, the transistor amplifies it and as a result, a corresponding alternating current flows through the RE. The job of C is to bypass this alternating component of the emitter current. यानी जो CE कैपेसिटर है इसका काम है कि आपके एमिटर करंट में कोई भी अगर AC कंपोनेंट आता है तो वो उसको बाईपास करे। अगर C नहीं होता तो क्या होता, द एंटायर एमिटर करंट विल फ्लो थ्रू RE एंड दैट कॉजेज अ लार्ज वोल्टेज अक्रॉस इट। अगर C नहीं होता तो सारा एमिटर करंट RE के थ्रू फ्लो होता। अगर RE के थ्रू सारा करंट फ्लो होता तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बहुत ज़्यादा हो जाता। दिस वोल्टेज ड्रॉप गेट्स एडेड टू द VB ऑफ द ट्रांजिस्टर। अब ये वोल्टेज ड्रॉप कहाँ जा रहा है, VB से जुड़ा हुआ है तो VB की तरफ जा रहा है और आपकी बायस सेटिंग सारी चेंज हो जाती। और ये एक नेगेटिव फीडबैक की तरह यहाँ पे है क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में इसका करंट फ्लो हो रहा है, तो नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करता और ये आपके गेन को भी बहुत कम गिरा देता। तो C का रोल आपके सर्किट में यही है कि ये आपके AC करंट को बाईपास कर रहा है। अगर C नहीं होता तो RE में ज़्यादा करंट फ्लो होता, मीन्स ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप। ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप मीन्स VB जो है आपका बढ़ जाता और नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है तो आपकी बायस सेटिंग सारी चेंज हो जाती और इस वजह से आपका जो गेन है वो भी रिड्यूस हो जाता। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये डिस्कस कर लिया कि कौन सा पैरामीटर क्या होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसके पैरामीटर्स को डिज़ाइन कैसे करना है। द डिज़ाइन ऑफ अ सिंगल स्टेज RC कपल्ड एम्पलीफायर, द नॉमिनल वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट IC एंड HFE कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द डेटा शीट ऑफ द ट्रांजिस्टर। कोई भी डेटा ट्रांजिस्टर है उसकी डेटा शीट से आपको उसके कलेक्टर करंट की वैल्यू और HFE उसके करंट गेन की वैल्यू हमेशा आपको पता चल जाएगी। तो ये आपको इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसकी डेटा शीट चेक करेंगे ट्रांजिस्टर की, जब भी आप कोई ट्रांजिस्टर आते हैं उसके नंबर से डेटा शीट निकल जाती है। डेटा शीट में उसकी कलेक्टर करंट और HFE की वैल्यू दोनों दे रखी होती है, वहाँ से हमें IC एंड HFE की वैल्यू पता चल गई। तो अब हम डिज़ाइन करते हैं R1 और R2 रजिस्टर्स की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले IB बेस करंट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स। बेस करंट जो है वो होता है IB इज इक्वल टू IC अपॉन HFE। IC हमें डेटा शीट से मिल गया, HFE भी हमें डेटा शीट से मिल गया, तो IB की वैल्यू मुझे पता चल गई।
अब हमें पता है कि IC जो है ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू IE, एमिटर करंट के इक्वल होता है कलेक्टर करंट। ओके, लेट करंट थ्रू R1। अब करंट जो R1 में फ्लो हो रही है IR1, उसको आपने सपोज किया कि 10 टाइम्स ऑफ बेस करंट है, तो IR1 भी निकल गया, क्योंकि मुझे I भी पता है, I भी मैंने ऊपर निकाल लिया, तो मेरा IR1 भी निकल गया। अब वोल्टेज अक्रॉस R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, वो है VB प्लस VRE, यानी बेस वोल्टेज और VRE के दोनों का सम जो है वो VR2 है। बेस वोल्टेज हमें पता है, VRE हमें पता है, तो ये मेरा VR2 निकल गया, यहाँ से मेरा VR2 निकल गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, VR2 निकलने के बाद VRN1 क्या है, R1 और R2 के अक्रॉस जो दोनों वोल्टेजेस का सम है वो VCC के बराबर है, तो VR2 निकल गया, यानी R2 के अक्रॉस वोल्टेज निकल गया, तो R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, VCC माइनस VR2। सिंस VR1, VR2 एंड IR1 ये तीनों चीज़ें हमें पता है, निकाल दी हमने। IR1 हमने निकाल दिया 10 टाइम्स ऑफ बेस करंट हमने फॉर्मूले से निकाल दिया। VR2 मैंने निकाल दिया, VB प्लस VRE के इक्वल है। VR1 क्या है, VCC माइनस VR2 है, ये तीनों चीज़ें निकल गई। तो अब मेरे पास, अब मुझे R1 एंड R2 निकालना बहुत ईजी है। R1 की वैल्यू क्या है कि R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अपॉन IR1, और R2 की वैल्यू क्या है, R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अपॉन IR1। तो स्टूडेंट्स क्लियर, R1 एंड R2 यहाँ से निकल जाएंगे। एक बार वापस मैं आपको ये स्टेप दोबारा बता देती हूँ। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले आप कोई भी ट्रांजिस्टर लाएंगे तो उसकी डेटा शीट से आपको पता चल जाएगा कि IC एंड HFE की वैल्यू क्या है। ओके, तो हमें IC एंड HFE की वैल्यू जब पता है तो बेस करंट की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी IB की। अब R1 के अक्रॉस मैंने करंट को माना है IR1, सपोज किया इसको कि 10 टाइम्स ऑफ IB है, जस्ट एग्जाम्पल, तो IB निकल गया, तो IR1 निकल जाएगा। फिर इस तरह से VR2 जो है वो है VB प्लस VRE के इक्वल, ये भी निकल जाएगा। VR1 क्या हो जाएगा, VCC माइनस VR2, VCC की वैल्यू मुझे पता है, VR2 की निकाल ली, तो VR1 भी निकल गया। अब R1 की वैल्यू VR1 अपॉन IR1, R1 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, R2 की वैल्यू VR2 अपॉन IR2, यहाँ से R2 की वैल्यू भी निकल जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम फाइंड करते हैं एमिटर कैपेसिटर जो है, एमिटर बाईपास कैपेसिटर, इसकी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, जो इम्पिडेंस है एमिटर बाईपास कैपेसिटर का वो होना चाहिए 1/10 ऑफ RE। तो XCE इज इक्वल टू 1/10 ऑफ RE, और XCE की वैसे वैल्यू क्या है 1/2πf CE। F को आपने कुछ भी सेलेक्ट कर लिया और दोनों को इक्वल कर दिया, तो यहाँ से हमारी C की वैल्यू जो है इस इक्वेशन से निकल जाएगी। ओके, अब हम निकालते हैं Cin, जो आपका कपलिंग कैपेसिटर था जो आपने इनपुट में लगाया उसकी वैल्यू। तो इम्पिडेंस जो है इसका होना चाहिए 1/10 ऑफ इनपुट इम्पिडेंस, यानी Rin का 1/10, तो XCin इज इक्वल टू 1/10 ऑफ Rin। अब इनपुट इम्पिडेंस क्या है, इनपुट इम्पिडेंस है R1 पैरेलल टू R2, और ये दोनों किस, इसका Rin जो है फॉर्मूले से निकालते हैं आप, तो ये आता है 1 प्लस HFE RE। HFE आपको पता है, डेटा शीट में मिल गया। RE आपको पता है 25 मिलीवोल्ट अपॉन IE। एमिटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट, IE की जगह आप IC की वैल्यू रख देंगे तो RE निकल जाएगा। फिर आप निकालेंगे 1 प्लस HFE RE, ये जो है 1 प्लस HFE RE, ये क्या है Rin इनपुट रजिस्टेंस, इनपुट इम्पिडेंस। फिर इस फार्मूले में आप पुट कर देंगे तो XCin निकल के आ जाएगा आपके पास 1/2π ऑफ Cin। XCin हमें पता है, F कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ से मेरी इनपुट कैपेसिटर की वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम निकालते हैं Cout। अब Cout जो है वो क्या होना चाहिए, कपलिंग कैपेसिटर जो आउटपुट में आपने लगाया है, डीकपलिंग कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/10 ऑफ सर्किट आउटपुट रेजिस्टेंस, यानी 1/10 ऑफ Rout। अब Rout किसके इक्वल है, RC के, क्योंकि आउटपुट रजिस्टर जो है वो RC के इक्वल है। Xout इज इक्वल टू 1/2πf Cout। F आप कुछ भी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आपका Cout की वैल्यू भी निकल जाएगी। अब आप गेन को सेट करेंगे। अब स्टूडेंट गेन को सेट करने के लिए मैंने आपको RL रजिस्टर यहाँ सर्किट में नहीं शो किया हुआ था, तो
आप गेन को सेट करने के लिए क्या करेंगे कि एक सूटेबल रजिस्टर RL लगा लेंगे एंड ग्राउंड विल सेट द गेन. एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज गेन ऑफ अ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज एज फॉलोज. AV का फॉर्मूला है -RC/RE. RE आप निकाल लेंगे. RE इज इक्वल टू 25 मिलीवोल्ट अपॉन IE. I इज इक्वल टू IC. तो RE निकल गया. इस फॉर्मूले में रखने से फिर मेरा RC जो है वो क्या आ जाएगा, RC पैरेलल कैपिटल RL यानी कि लोड रेजिस्टेंस. तो स्टूडेंट्स यहाँ से मेरा RL भी निकल जाएगा. तो स्टूडेंट्स हमने RC कपल्ड एम्पलीफायर की डिज़ाइनिंग अच्छे से कर ली है. सारे पैरामीटर्स कैसे निकालने मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी बता दिया है. तो इसको फॉलो करके आप एक RC कपल्ड एम्पलीफायर इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं. हमें कुछ पैरामीटर्स गिवन है और उनके बेसिस पे आप RC कपल्ड एम्पलीफायर की डिज़ाइनिंग कर लेंगे. तो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू. थैंक यू स्टूडेंट्स.